अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। डिबेट एट 8 में आज मुझे सैटेलाइट लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं एतजाज अहसन साहब लाहौर से। गुज़श्ता 4.5 माह से जारी हिजान की कैफियत खत्म हुई और जो बातें चल रही थी कि एक जुडिशल पैकेज आ रहा है जिसमें मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाएगी। वो 3 साल तक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहेंगे और इसी बात को, इसी खबर को बुनियाद बनाकर मौजूदा चीफ जस्टिस उनको तनकीद का निशाना भी बनाया गया, हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन 4.5 माह के वक्फे के बाद बिलाखिर गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर जलवा अफरोज़ हुए और उन्होंने इस हवाले से अबहाम दूर किया। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिए। बहस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है और साथ ही आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने यह भी शिकवा किया कि मीडिया ने यह बात गैर ज़रूरी तौर पर उछाली, अपोजिशन इसको किसी मकसद के लिए, फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। इस हवाले से उन्होंने जो शिकवा किया वो भी सुनिए। ये तकलीफ दे बात तो है, लेकिन गुज़श्ता 4.5 माह से ये खबरें मीडिया स्क्रीन्स की जीनत बन रही थी, टॉक शोज़ में इस पर बात हो रही थी, इसके हवाले से जुज़ियात सामने आ रही थी, लेकिन हम और हमारी हुकूमत इस हवाले से एक क्लैरिफिकेशन ना दे पाई। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां कच्चे के डाकू अपने हवाले से वजाहतें वीडियो बयान के जरिए जारी करते हैं और हुकूमत कहती है कि हमारे पास ऐसी फेक न्यूज़ को, ऐसी खबर को काउंटर करने का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। यानी कि मलबा उठाकर मीडिया और अपोजिशन पर डाल दिया गया। लेकिन बहुत सारे लोग भांत भांत के तबसरे कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, कुछ कहते हैं कि ये उसी तरीके से है जैसे खसियानी बिल्ली खंबा नोचे या अंगूर खट्टे हैं। जब 2/3 अक्सरियत ना मिल सकी, नंबर पूरा नहीं हो सका, तो फिर हुकूमत ने बैक ट्रैक किया है अपने जो वो जुडिशल पैकेज लाना चाह रहे थे। तो क्या अब जो इसके अलावा अहम कानून साजी की बात की जा रही है अदलिया के हवाले से, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे एतजाज अहसन साहब से। एतजाज अहसन साहब, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जो हुकूमत है, हुकूमत ने आपके ख्याल में क्या इस मामले को इस्तेमाल किया अपने किसी खास फायदे के लिए कि 4.5 माह तक ये डिबेट चलती रही और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर एक दबाव मौजूद रहा कि कोई तब्दीली आ रही है उनके सर्विसेज में, उनकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में? आइन को तो की तरमीम तो अभी तक नामुमकिन है हुकूमत के लिए। और वो जो एक मकसद था उनका काजी फाइज ईसा को एक टेन्योर देने का, जो कि कानून में एक दफ़ा पहले 1996 में भी रखा गया था और उसको रद्द कर दिया था पार्लियामेंट ने बाद में। और वो ये था कि जब चीफ जस्टिस बनता है, चीफ जस्टिस जिस दिन, तो उसकी रिटायरमेंट एज चाहे 6 महीने में हो, 6 महीने में वैसे वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 65 साल की उम्र पे पहुंच के रिटायर हो जाता। पर चीफ जस्टिस को ये दलील है, ये मौका देना चाहिए कि वो ये ना हो कि 22 दिन के लिए चीफ जस्टिस बना है, जैसा ख्वाजा जवाद ख्वाजा साहब, हमारे एक जवाद ख्वाजा साहब वो जज बने थे जी, और 2-3 महीने के लिए जज ना बने। वो अपना तसलसल से कुछ अपने जो सुप्रीम कोर्ट है उसको और बाकी अदालतों में कोई उसका असर हो, उसकी इस्लाहात का। अब इस्लाहात वो लाना चाहता है कि नहीं लाना चाहता, ये उस पे है। पर ये ज़बरदस्ती इसको ये किया था 1976 में 3 साल कम अज़ कम जो चीफ जस्टिस होगा वो 3 साल के टेन्योर के लिए होगा। उस दौरान बाकी जजेस कोई 65 साल की उम्र तक पहुंचते जाते हैं, वो रिटायर होते जाएंगे। सही। यानी किसी जज को अगर आपने एक्सक्लूड करना है उससे चीफ जस्टिसशिप से, तो वो एक ये तरीका है। अब अगर काजी फाइज ईसा का वो टेन्योर 3 साल का बना देते हैं और बाकी जजेस 65 साल की उम्र पे ही रिटायर होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर जो जजेस चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे, उनमें बड़े अच्छे जजेस हैं, बल्कि बेहतर जजेस हैं। सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस
याया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, ये इंडिपेंडेंट जजेस हैं जो और अपनी राय रखने वाले, और राय को किसी और इदारे या किसी और शख्सियत के सामने सरलगू करने वाले नहीं हैं ये। सही। अब इस गवर्नमेंट को तो बड़ा फ़ायदा हो कि 3 साल रहे भी काजी ईसा, और 3 साल में मंसूर अली शाह, याया अफरीदी, आयशा मलिक और शाहिद वहीद ये बाहर हो जाए, तो ये इस किस्म की बात आसानी से नहीं की जा सकती गवर्नमेंट के लिए। लेकिन उसमें तो आइडिया ये चल रहा था, कुछ बात चल रही थी कि शायद तमाम जज साहिबान जो हैं जुडिशल पैकेज में उनका, खैर अब तो हुकूमत ने ये तासुर ज़ाइल कर दिया, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ ना किया जा रहा है, ना काजी साहब एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। तो ये बात आपके लिए हैरान कुन नहीं है कि अगर वो नहीं लेना चाहते थे तो तकरीबन हर दूसरे दिन अदालत में वो किसी बेंच में मौजूद होते हैं, अहम ऑब्जर्वेशंस, रिमार्क्स भी आते हैं, कुछ वजाहतें भी आ जाती हैं। इस बात की वजाहत ना आने पर आपको कोई हैरानी नहीं हुई? नहीं, हैरत है, बिल्कुल हैरानी है। और लेकिन मेरा ख्याल है काजी साहब ने जो परसों हुआ है या जुम्मे के दिन हुआ है, वो जो इजलास उन्होंने उलमा के साथ किया है जी, उस पे जो जिस तरह उलमा उनके साथ पेश आए हैं एक जारहाना, और जिस तरह माजरत खाना अंदाज में काजी साहब उनके आगे झुकते ही गए, तो वो उस पे मेरा ख्याल है वो खुद बड़े मायूस हुए होंगे। दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट। वरना काजी साहब इस रेस में भागे दौड़े जा रहे थे कि चीफ जस्टिस का की मियाद बढ़े और मैं उसका, यानी आप ये समझते हैं कि मुबारक सानी केस की जो जिस तरीके से वो अनफोल्ड हुआ और उस दौरान जो कुछ हुआ वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, और उसकी वजह से गालिबन काजी साहब ने सेकंड थॉट दिया है या हुकूमत ने उसके ऊपर असर नौ कुछ और सोचा है? जी, मेरा ख्याल ये। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब आज जो है वो कौमी असम्बली में प्राइवेट मेंबर डे होता है, मंगल के दिन कुछ बिल्स जो हैं वो टेबल होना थे, नहीं हो पाए, अगले हफ्ते जो है वो पर चले गए हैं। उसमें नूर आलम खान साहब हैं जो UIF से ताल्लुक है, उन्होंने कुछ आईनी तरामीम, कुछ कवानीन में तरामीम की बात की है। फिर एक कानून है जिसके तहत वो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 22 कर दी जाए। साथ ही वो ये चाहते हैं कि 184 आइन का आर्टिकल उसमें तब्दीली कर दी जाए, और जो मुकदमात हैं उसके लिए कम से कम 9 रुकनी बेंच और फिर अपील जो है वो लार्जर बेंच सुने। जाहिर है कि इसलिए फिर 22 जजेस, ये कानूनी तरमीम, फिर एक आईनी तरमीम, फिर आर्टिकल 177 में, 208 में जजेस की दोहरी शहरियत के खिलाफ, आर्टिकल 204 रिपील करने का कि तौहीन अदालत का कानून ही सिरे से ख़त्म हो जाए। फिर वो ये भी बात करते हैं आर्टिकल 51 में 106 में तब्दीली कर दी जाए। मखसूस नशिस्तें जो हैं उनमें 2 ओवरसीज़ नशिस्तें कौमी असम्बली और सेनेट में जो है उनका इजाफा कर दिया जाए। इस सारे एफर्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? ये तो एफर्ट एक ज़ाती सोच की हद तक है, किसी इदारती सोच नहीं है। इसमें मेरे माने ये है कि कोई इदारा अपने 30-40 साल के माजी करीब के तजर्बा से गुज़रता हुआ इस नतीजे पे पहुँचे कि 22 होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज, इस नतीजे पे पहुँचे कि लार्जर बेंचेस को केसेस सुनने चाहिए, इस नतीजे पे पहुँचे कि अपील उससे लार्जर बेंच के सामने जाएगी। ये तो नूर आलम साहब बड़े दिलचस्प आदमी है, बड़ा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, मैं जानता हूँ, बड़ा उनका मैं मोतक़िद हूँ। पर उसी तरह उन्होंने ये भी एक वो नॉन सीरियस चीज़ को भी सीरियस बना के और दिखाने की उनकी महारत है। खुद वो अंदर से हंस रहे होते हैं और बात जिससे तकल्लुम कर रहे होते हैं उसको उन्होंने खिंचाव में किया हुआ होता है। तो मैं इसको सीरियसली नहीं लेता, लेकिन और हुकूमत अगर इस पे सीरियस होती तो हुकूमत ने आज इसको
इस पे कुछ पेशरफ्त करने देनी थी, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स डे अब अगले हफ्ते आएगा, उसमें और भी बहुत सारी बिजनेस होगी और बिजनेसेस भी हो जाए, तो ये एक तरह दब जाएगा। तो आपको लगता है एक आदमी के लिए दब जाएगा? अच्छा, एतजाज अहसन साहब, आप पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, मुख्तलिफ अदवार में हुकूमत अपोजिशन ये तमाम काम करते रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त एक मखसूस दाखिली सूरत हाल और सिक्योरिटी सूरत हाल का सामना है, और बलूचिस्तान जिस तरीके से लहूलुहान है, जहां पर दहशत गर्दी के हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान के जो दोस्त हैं वो भी फिक्रमंद हैं, चीन बड़ा फिक्रमंद है, बाकी ममालिक कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो हमारे जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने इसके हवाले से कुछ गुफ्तगू की है। मैं चाहता हूं कि पहले आप वो सुने, फिर इस हवाले से मैं आपसे सवाल करूंगा। कर इंशाअल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों का सदेबाब करेंगे, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये इन वाकयात से हमें डरा सकते हैं या अपना कोई मैसेज दे सकते हैं, उनको बहुत जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा। किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये एक SHO की मार है, और आप देखेंगे ये एक SHO की मार रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है। ये दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेज भी जानती है, हमारी आर्म फोर्सेज भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है। तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, एक SHO की मार है। तो ये एक SHO, एतजाज साहब, जब आप वज़ीर दाखिला थे, आपने क्यों नहीं ढूंढ लिया, किसी और ने क्यों नहीं ढूंढ लिया? ये नकवी भी एक तंज़ मज़ाही कर रहा है। एक SHO की मार हो तो फिर तो ये सफाई हस्ती से मिट चुके हों। हमारे पास तो इतने SHO हैं, और SHO ही तो है हमारे पास पाकिस्तान में जो वाफर तादाद में आपको मिलता है, और वो हर किसी ने अपने फेवरेट को प्रमोट किया होता है। और ये तो सिलसिला 70 साल से चल रहा है SHO का सिलसिला, और SHO का जो एक स्ट्रक्चर है वो सही। ये बात तो इन्होंने संजीदगी से नहीं की कि एक SHO की मार है। वो वहाँ बड़ी टेंशन है बलूचिस्तान में। वहाँ जिस तरह इन्होंने अभी ये वाक़या हुआ है कि शनाख्ती कार्ड दे के गोली मारने का, ये तो बड़ा लर्जा खेज एक मामला है, और इंटीरियर मिनिस्टर साहब उसको सीरियसली ना ले रहे हों तो ये उसी तरह ही करेंगे जिस तरह PCB इन्होंने चलाया है। PCB भी ये समझते हैं कि होना चाहिए, एक SHO की मार होना चाहिए इंडियन टीम को और ऑस्ट्रेलियन टीम को और ब्रिटिश टीम को, और ये उनका एक नज़रिया इसके मुताबिक तो यही होगा। और कर दिखा रहे हैं कि PCB कि इन्होंने तो कहा था सर्जरी करेंगे, उसकी सर्जरी के तो की तरफ तो चले नहीं, और उसकी वैसे मरहम पट्टी कर रहे हैं। मरहम पट्टी कर रहे हैं सर। फाइनली किसी को जी फाइनली मुझे ये बता दीजिएगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, उन्होंने कहा था कि आइन की मर्जी और मंशा तो यही है कि फैसले पर अमल दरामद हो, अगर ये नहीं करना तो कोई और निज़ाम ले आए। उनकी तकरीर थी, और 12 जो मखसूस 12 जुलाई का फैसला है मखसूस नशिस्तों का, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? क्या हुकूमत अब जब ये वाजे कर चुकी है कि सीनियर प्यूनी जज ही नए चीफ जस्टिस होंगे, और नोटिफिकेशन का उन्होंने कहा है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो भी आ जाएगा, तो अब आपको लगता है कि इस फैसले पर अमल दरामद हो जाएगा? देखिए, ये मैं तो बड़ा इस मामले में क्लियर हूँ, और मेरी ज़िंदगी में एक दफ़ा ये राजा सुल्तान सिकंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर पाया, वरना मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अदालत में कहता रहा हूँ। अदालत में जब ये फौजी अदालतों का केस था, मैंने अदालत में कहा था कि आपको अपनी ताकत का इल्म नहीं है, आपने कोई ये फैसला करके फौजी अदालतों के खिलाफ कोई जाकर उनको कर्नल को और मेजर्स को उठा के कुर्सियों से बाहर नहीं निकालना, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ डिक्लेयर करना है कि ये अमल इलीगल है, बस। सही। उसके बाद नहीं होगा, वो हो नहीं सकेगा। आप देख लें,
ये एक बेंच जो मेरी पिटीशन जिन्होंने सुनी 5 मेंबर्स का बेंच था, सही, उसने यूनानिमसली कहा कि फौजी अदालतें नहीं बैठ सकती, ये आइन पाकिस्तानी आइन के तहत सिविलियन को ट्राई नहीं कर सकती। अब वो ट्रायल चल रहे थे, वो रुक गए। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नहीं चलेंगे, ये गलत है, ये आइन के खिलाफ है। वो रुक गए। पिटीशन की गवर्नमेंट ने और फौज ने वो 15 दिन बाद लगी। ये अदालतें खामोश हो गई, फौजी अदालतें, ये तहलील हो गई। अब लार्जर बेंच के पास जब ये अपील गई तो लार्जर बेंच, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। लार्जर बेंच ने कहा कि आप जो ट्रायल है वो चला लें, पर आप फाइनल फैसला नहीं देंगे। अब फौज, हुकूमत, हर कोई उस पर उन्होंने कहा चलो ट्रायल चलाओ, और ट्रायल चला के फैसला जहाँ सुनाना था वहाँ रुक गए, क्योंकि वो रेड लाइन सुप्रीम कोर्ट ने डाली हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के पास कोई बंदूक, कोई पिस्तौल नहीं। सही। फिर आप गए फौज और गवर्नमेंट, आप गए सुप्रीम कोर्ट के पास, आपने कहा कि जी इन 102 मुल्ज़िमों में से 20 को हमने बेगुनाह पाया और छोड़ना चाहते हैं। सही। पर आप जब तक इजाज़त नहीं होगी हम छोड़ नहीं सकते। जज ने मुझे पूछा, मैंने कहा जी मेरी तरफ से छोड़ना चाहें छोड़ दें, बिल्कुल छोड़े, और मैं तो खुश हूँ जो इतने भी छूट जाए। और इस वक्त पर मैं अपने मौक़िफ़ से नहीं हटूंगा कि ये फौजी अदालतें सिविलियन को ट्राई नहीं कर सकते। सही। एतजाज़ साहब ने कहा ठीक है। अब जज ने एक मिनट जी, जज ने ये पूछा कि आप हमारे पास आए क्यों हैं? उन्होंने ये कहा इसलिए कि आपने हुक्म दिया कि हम फैसला नहीं सुना सकते, तो हम फैसला ना बरियत का ना जुर्म का, हम फैसला नहीं सुना सकते। सही। ये फौज भी मान रही है, सब मान रहे हैं, और यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ताकत है। गालिबन कहीं ना कहीं अभी भी ये तासुर बदकिस्मती से मौजूद है कि हुकूमत नहीं चाहती कि कोई भी इदारा इतना ताकतवर हो जो उनके काम में कहीं कोई रखना जो है वो पैदा हो। ब्रेक लेंगे। एतजाज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे शोएब शाहीन साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हसन रजा पाशा साहब, और इसी मामले पर उनसे भी गुफ्तगू होगी। साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं शोएब शाहीन साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हसन रजा पाशा साहब स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है। गुफ्तगू करेंगे उस अहम कानून साजी, बल्कि एक से जायद कवानीन जिनको पास करने का इरादा हुकूमत रखती है या नहीं रखती, इसके ऊपर अब जो है वो एक अबहाम मौजूद है। प्राइवेट मेंबर्स डे पर जो बिल पेश हुए थे वो अभी तक उनका फेट जो है वो सील नहीं हुआ। नेक्स्ट वीक पर बात चली गई है, अगले मंगल किस किस्म की कार्रवाई होगी। लेकिन शोएब शाहीन साहब, आगाज में तो मुझे आप ये बताइए कि वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब को आपने सुना होगा, वो ये कहते हैं कि जुडिशल पैकेज की तो कोई बात ही नहीं थी, और ना ही तोसी लेने का इरादा रखते थे चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, ना हम देने का इरादा रखते थे, और ये अपोजिशन अपने अंदरूनी जाती दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म के शोशे छोड़ रही थी, तो आपने ये फेक न्यूज का बाजार गर्म किया हुआ था। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस बहाम को दूर करने के लिए बारहा हमने मुतालबा किया है। आप इस बहाम को, इस अफवाह साजी को, इस अनसर्टेनिटी को दूर करने का एक ही बेस्ट सोल्यूशन है, आप एक नोटिफिकेशन कर दें। पिछले साल बंदियाल साहब की तो कोई ऐसा नहीं था कि उनकी एक्सटेंशन हो रही है, बल्कि मौजूदा हुकूमत उनकी मुखालिफ थी। हुआ क्या, आपने 21 जून को नोटिफिकेशन किया, ओथ लेना था 18 सितंबर को, यानी 88 डेज पहले आपने कर दिया, तकरीबन 3 महीने। अब आपके पास 2 महीने से कम अरसा रह गया है। आप एक नोटिफिकेशन कर दें, बात खत्म हो जाए, जान छुड़ाएं, इस मसले को खत्म करें। भाई ये बहाम किसने पैदा किया हुआ है? आप कल के जरा स्टेटमेंट उठा लें, परसों उठा लें, इनके हर मेंबर ने अब मुख्तलिफ बातें की हैं। और ये बहाम पैदा किसने किया था? इन्होंने खुद पैदा किया था कि जी हम जुडिशियल रिफॉर्म्स ला रहे हैं, और उसके अंदर एक्सटेंशन का मामला बिल्कुल इन्वॉल्व है। और ये बात इन्होंने खुद कही है कि जी हमारी डिस्कशन हुई है इस मौजू पे चीफ जस्टिस से भी और सीनियर क्यूनी जज से, कि जनाब अगर बढ़ा दिया जाए, पहले कहा कि ये अंडर डिस्कशन थी कि जी चीफ जस्टिस का टेन्योर बढ़ाया जाए, फिर ये अंडर डिस्कशन हुई कि क्यों ना जजेस का टेन्योर बढ़ाया जाए, फिर ये भी अंडर डिस्कशन हुई कि जो जस्टिस शाहिद वहीद साहब तक, जो मौजूदा चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, उन तक इन जुडिशियल रिफॉर्म्स का या इन जुडिशियल पैकेज का या जो
एक्सटेंशन है, इसका असर नहीं होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए। ये सारी बातें फैलाई हुई बल्कि बातें की हुई आपकी हैं, हमारी तो नहीं है। और फिर आप जिस तरह आज भी कानून साजी करके देखें, जो स्पेशल सीटें हैं उसको, उसके खिलाफ क्यों आप खड़े हो गए हैं, क्यों आपने कानून साजी की है? अगर आपकी बदलियत ही नहीं है, हुकूमत तो चलो जैसे भी फॉर्म 47 की पैदावार है, फॉर्म 45 के मुताबिक तो ये जीते हुए नहीं है, तो वो तो आपको कोई खतरा नहीं है। फिर आप ये स्पेशल सीटें क्यों ग्रैब करना चाहते हैं, पीटीआई से क्यों थतियाना चाहते हैं? उसके पीछे भी यही इशू कार फरमा है। और अगर बाकी कोई रीजनेबल, कोई लॉफुल, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाहते हैं तो फिर आप लोगों से क्यों छुपा रहे हैं? इसकी वजह ये तो नहीं शोएब शाहीन साहब, आप लोगों ने तो बड़े भरपूर एहतजाज का ऐलान किया था। इमरान खान साहब का भी जेल से बयान आया कि 2 किस्म के मंसूबे हैं जिन पर काम हो रहा है। एक ये कि मौजूदा चीफ जस्टिस की मुद्दत जो है उसमें तौसीक दे दी जाए, और अगर ये अचीव नहीं हो पाता तो फिर उस सूरत में कुछ सीनियरिटी में छेड़छाड़ की जाए। उसके हवाले से भी अभाम जो है वो अब लगता तो यही है कि हुकूमत ने दूर कर दिया है कि ऐसा भी कुछ नहीं किया जा रहा, और जो सीनियर प्यून जज हैं वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। दैट इज टू से कि 26 अक्टूबर को मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे। देखें, उनका इब्हाम तो अभी भी बाकी है। उन्होंने कहा जी आज की पोजीशन ये है, आगे का हम कुछ नहीं कह सकते। और इनके सारे जिन लोगों ने मेरे साथ बैठे हैं, गुफ्तगू की है कल परसों, उन्हें यही कहा है कि हाँ जी इसमें तो एग्जीक्यूटिव के पास अगर 3 नाम आ जाएं तो इनमें क्या हर्ज है कि हम उनमें से एक को एक्सेप्ट कर लें, जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का आता है। तो बात यह है कि एग्जीक्यूटिव की इंटरवेंशन ये चाहते हैं, इनकी नीयतें खराब हैं। ये तो इनको बंदे पूरे नहीं मिल रहे, ना सेनेट में इनकी पूरी 2/3 मेजॉरिटी है, नेशनल असेंबली में है। जिस दिन पूरी होगी, या ये कोई फ्लोर कास्टिंग के लिए या कोई भी हार्स ट्रेडिंग के जरिए पूरी करने की कोशिश करेंगे, तो अगले दिन ये अटैक करेंगे। लेकिन मैं सारी इन चीजों का एक बड़ा सिंपल है कि अगर कोई रीजनेबल आप चाह रहे हैं कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो आप भाई ले आए ना, आप पब्लिश करें, लोगों के सामने ले आए। हो सकता है कुछ चीज कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक दुरुस्त हो, इदारे की बेहतरी के लिए, तो हम भी सपोर्ट कर दें। लेकिन अगर आप खुफिया भी रखना चाहते हैं, कोई ऐसी हरकतें भी करना चाहते हैं, तो मुझे बताएं ये जो अभी जिन शोएब शाहीन साहब अभी जो कवानीन की बात हो रही है, मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी बातें चल रही हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। तो इनमें से कौन सी आप आइन और कानून के मुताबिक समझते हैं जिसको आप सपोर्ट कर दें? कौमी असम्बली की नशिस्तें 336 से बढ़ाकर 338 कर दी जाएं, 2 ओवरसीज पाकिस्तानियों की नशिस्तें रख दी जाएं, सेनेट की 96 से 98 कर दी जाएं, 2 मखसूस नशिस्तें रख दी जाएं। फिर जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, इनकी दोहरी शरीयत के ऊपर पाबंदी, फिर सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनकी दोहरी शरीयत पर पाबंदी, फिर आर्टिकल 184 में तब्दीली करके उसमें जो बेंच है वो लार्जर बेंच 9 रुकनी कम अज कम बनाने की बात है। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो उनकी बढ़ाकर तादाद 23 करने की बात है। अब 23 जजेस होंगे तो जाहिर है कि ज्यादा मुकदमात निपटा पाएंगे। पाकिस्तान में जो बैकलॉग बना हुआ है, तो आप क्या इनमें से कौन सी चीज है जिसको समझते हैं कि गैर आईनी, गैर कानूनी? देखें, ये तो जब ये वाकई फिर तौहीन अदालत खत्म करने का 204 आर्टिकल 204, देखें पहली बात तो यह है कि तौहीन अदालत अगर खत्म हो गई तो फिर अदालतों की बात मानेगा कौन? कहां से मनवाएंगे? मुझे बताए ना, कौन मनवाएगा और कौन उसको इम्प्लीमेंट कराएगा? तो फिर तो जिरगा की बात भी मनवाना शायद अखलाकी तौर पर आसान होता है, फिर अदालत की बात मनवाना तो कोई अहमियत नहीं रखेगा। जिस तरह वैसे भी यहाँ के सरकमस्टांसेस है, तो अदालत कहती है बंदों को छोड़ दो, प्रोड्यूस करो, वो नहीं करते। जिस तरह अदालतों ने कहा कि जी 90 डेज में इलेक्शन कराओ, इन्होंने जो उसका अशर किया वो आपके सामने ही है। और जो कुछ आज हो रहा है, अदालत ने कहा है जी 15 दिन के अंदर अंदर या अगले 7 डेज में इनकी मखसूस नशिस्तें दें, वो आपने देख लिया। अगर अदालत के वाज़े अहकामात के बावजूद अदालतों के हुक्म नहीं माना जा रहा, तो अगर ये तौहीन अदालत भी खत्म कर दी जाती है तो देन हाँ ठीक है, अगर आप इसको तौहीन अदालत के कानून में अगर कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो वो लाएं। लेकिन ये कहना कि अदालत तौहीन अदालत ही का कानून आर्टिकल 204 ही खत्म कर देते हैं, वो मेरा ख्याल मुनासिब। मैं आपके पास मैं वापस इसी तरह जी सिर्फ एक मिनट 184(3) के हवाले से जो तब्दीली करना चाहते हैं उसकी क्या जरूरत है? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली करते हैं, उसमें कहते हैं 5 के बजाय पहले जो 9 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे वो उसको सुना करेंगे, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। फिर जजेस की दोहरी शरीयत का मुतालिक जो आप लाना चाह रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट इशू है जिसके ऊपर डिबेट हो सकती है और डिस्कशन हो सकती है कि अगर ऐसा कोई कानून होगा, बनेगा या कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी तो वो अगले जो आने वाले जजेस हैं उसके ऊपर इतलाफ उसका किया जा सकता है। इसी तरह जो बाकी ओवरसीज के हवाले से है, सबसे पहले तो ओवरसीज को राइट ऑफ वोट दें, उसको तो आपने खत्म कर दिया। और उसके अलावा आप इस तरह का सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें
जिस पे डिस्कशन करने की सही। जरूरत है। मैं आपके पास वापस आता हूं शुएब शाहीन साहब। अब सर पाशा साहब मुझे बताएं कि ये हुकूमत ने क्या किया है? 4-4.5 महीने ये खबरें सर्कुलेट करती रहीं, जजेस को काली भेड़ें कहा गया, जजेस को कहा गया कि ये एक टोला है 8 जजों का, इनके लिए हम आसान नहीं होने देंगे, इनको आनी हाथों से निपटा जाएगा, ये बेज़मीरों का टोला है, इनके ज़मीर कहीं लिंक्ड हैं, इन्होंने आइन रीराइट कर दिया, इनको आइन का नहीं पता। 4 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहिबान थे और अब हुकूमत ने आकर जो गुज़िश्ता रोज किया है, इसको बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसको कहते हैं कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कोई इस पर तबसरा कर रहा है अंगूर खट्टे हैं, कोई इसके ऊपर तबसरा ये कर रहा है कि हुकूमत जो है उसने पहले गिरेबान पकड़ा हुआ था और अब उन्होंने पाँव पकड़ लिए। ये एग्जैक्टली हुआ क्या है, ये ज़रा हमें समझाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नकवी साहब, ये तो अंदर की बातें हम नहीं समझते और ना ही मैं कोई हुकूमती बंदा हूँ कि मुझे हुकूमत के जो मामलात हैं उनका कुछ इल्म हो। अगर अदलिया जैसे इदारे को गालियाँ दी जाएं, कोई भी दे, चाहे हुकूमत दे चाहे अपोजिशन दे, वो गलत है और उसको हम कंडेम करते हैं। देखें ये एक रवाज चल निकला है कि जिसके हक में फ़ैसला होता है वो वाह वाह करता है और जिसके खिलाफ होता है वो अदलिया को और उन जजेस को के खिलाफ बातें शुरू कर देता है। आप देख लें जो आज अपोजिशन में हैं वो जब उनकी फेवर में आता है तो वो कैसे डोंगरे बरसाते हैं और जो उनके खिलाफ होता है तो फिर वो जजेस की जिस तरह ट्रोलिंग करते हैं वो भी आपके सामने है। सेम यही करती है। सेम इज द पोजीशन में आ रहा हूं ना, सेम इज द पोजीशन विद गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के हक में जब इन्हीं जजेस ने फैसले किए, मंसूर शाह साहब ने नहीं किए, अब उस वक्त तो वो ठीक थे, अब इनके लिए वो ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये पिक एंड चूज करनी मुनासिब नहीं है और इस तरह से जजेस की ट्रोलिंग करना खास तौर पे वो भी नामुनासिब है। लेकिन ये बताएं कि जस्ट काजी फाइजीसा साहब का नोटिफिकेशन जो है वो 88 दिन पहले हो गया था, तो अब हुकूमत कहती है इसकी क्या जरूरत है, इसकी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। साहब ये भी एक मैं समझता हूँ कि लायानी सी गुफ्तगू चल निकली है। क्या इससे पहले जितने चीफ जस्टिस हुए हैं उनके 88 दिन पहले हुए थे? कई ऐसे भी हुए हैं कि 3 दिन पहले नोटिफिकेशन हुआ, 6 दिन पहले। प्रॉब्लम ये है कि आइन में और कानून में किसी जगह अगर आपने इस खबर को रद्द करना मेरी अर्ज रद्द करना है, तासुर ये कायम हो गया ना कि ये सर नॉन इशू को इशू बनाने वाली बात है। आप देखें कि एक आइन में कहीं नहीं लिखा कि आपने जिस जज को नॉमिनेट करना है फॉर चीफ, डेजिग्नेट करना है चीफ जस्टिस के लिए, तो उसको आपने इतने दिन पहले करना है, कहीं नहीं लिखा। और इसी का बेनिफिट लेके या इसी लूप होल को लेके हुकूमतें वक्त अपनी मर्जी के मुताबिक करती है। इस वक्त जो आइन है वो ये है कि सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का वो चीफ जस्टिस बनेगा। मेरा ख्याल है कि जो अभी आपने इंट्रो में जो क्लिप सुनाया आजम नज़ीर तारड़ साहब का, उन्होंने ठीक कहा कि सीनियर मोस्ट जो जज होगा उसी ने उठाना है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आइन में ये लिखा हुआ है। सवाल इस वजह से पैदा होता है सर, आइन में ये भी लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं। आइन में ये भी लिखा है कि जो केयरटेकर सेटअप है वो अपकमिंग सेटअप का बेनिफिशियरी नहीं हो सकता। अभी आपने क्वेश्चंस थोड़े से और कर दिए, यानी पहले इसी वजह से पहले इसी पे रहे कि जिस हुकूमत ने ये बात की है कि आइन में बड़ा वाजे लिखा हुआ है, उसी हुकूमत ने आइन में लिखी हुई बाकी चीजों पर हमें अपनी मजीद और किस्म की तशरीह बताई थी। यहां पर हमारा मसला यह है कि आइन वाजे तौर पर कहता है कि जो निगरान हुकूमत है वो अपकमिंग सेटअप की बेनिफिशियरी नहीं हो सकती। हमारे पास इंटीरियर मिनिस्टर भी निगरान सेटअप से हैं, हमारे पास सेनेटर्स भी निगरान सेटअप से आए हुए हैं, हमारे पास जो है वो वजीर आला बलूचिस्तान भी निगरान सेटअप से आए हुए हैं। तो ये तो आइन के खिलाफ। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। कल आप कर लेने। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हसन रजा पाशा साहब ये बताइएगा कि अब हुकूमत के इस फैसले के बाद या इस अनाउंसमेंट के बाद कि हम ऐसा कोई पैकेज नहीं ला रहे, क्या आप समझते हैं कि अब वो जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है उस पर अमल दरामद हो जाएगा? देखिए आर्टिकल 189 और 190 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजमेंट, ऑर्डर या डायरेक्शन को हर इदारे या हर इंडिविजुअल ने उसको मानना है, इम्प्लीमेंट करना है। असल में हुआ ये है, सारे आप बात कर रहे हैं, सारे टीवी चैनल्स पे और अपोजिशन भी और बाकी भी बात कर रहे हैं। आप देखें कि क्या जो शॉर्ट ऑर्डर है मेजॉरिटी व्यू का, उसमें उन्होंने खुद एक विंडो नहीं ओपन की,
और वो विंडो ओपन की कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये फैसला समझ नहीं आ रहा तो वो हमसे रजू कर सकते हैं। वो तो इसलिए किया कि 13 जनवरी के फैसले पे वो समझते हैं कि छोड़े, जिस लिए भी किया इसको छोड़े कर दिया उन्होंने। उसका बेनिफिशियल कौन था? यही लोग थे ना, इलेक्शन कमीशन। उन्होंने एप्लीकेशन दे दी कि अगर स्ट्रेट अप ऑर्डर आ जाता कि करना ही करना है तो ये फिर उनके पास शायद रास्ता ना होता। ये विंडो खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खोली है। और दूसरी बात, वो चले गए, फिर देखा कि एक रिव्यू पिटीशन आ गई, दूसरी आई, तीसरी आई, और फिर लामहल्ला तौर पे वो एप्लीकेशन होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी रिव्यू में आ गया। अब ये राइट है। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है रिजर्व करना मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का राइट है, उसको किसी मुनासिब वक्त पे जब सारे दस्तखत हो जाते हैं और अनाउंस करते हैं, लेकिन इसकी जो इम्पॉर्टेंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए चाहिए था कि डिटेल ऑर्डर जारी कर देते। और रिव्यू पिटीशंस को जिस तरह 3 मेंबर्स बेंच के रूबरू पेश किया गया सीनियर कमेटी के पास कि आप इसको फिक्स करें, वो फिक्स कर दें। क्योंकि दो जजेस का डाइसेंटिंग नोट आ गया, उसमें एक चीज़ बहुत ख़तरनाक है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि इसको लेके इसका वन फॉर ऑल इसका सेटलमेंट करे। अगर बनती हैं पीटीआई की बनती हैं या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बनती हैं, वो फैसला कर दे। अल्टीमेट डिसीजन तो उन्होंने करना है। शोएब शाहीन साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं? ये और ये भी मुझे बताएं कि क्या ये किस तरीके से हो गया कि जो 2 जजेस हैं उन्होंने अपना तफसीली इख्तलाफी नोट जारी कर दिया और जिस चीज से उन्होंने इख्तलाफ किया है वो तो अभी तक सामने नहीं आई, यानी कि अभी जो फैसला, तफसीली फैसला जजेस के 8 जजेस के जहनों में मौजूद है, वो सफ़े पर अभी कलम बंद नहीं हुआ, हमारे सामने नहीं आया, उसके साथ इख्तलाफ सामने आ गया। ये कभी आपने देखा या सुना? देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख का सिर्फ अनोखा वाकया नहीं, ये दुनिया की तारीख का अनोखा वाकया है। ये आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या डिसेंटिंग नोट होता है, ये पहले मेन जजमेंट आया करती है, उस मेन जजमेंट का वो पार्ट होता है, वो डिसेंटिंग नोट हुआ करता है। दैट इज नॉट द जजमेंट एंड ऑर्डर। लिहाजा उनको पहले लिख के शाये कर देना, और उन रीजन से हो सकता है उन रीजन की आधी रीजन से आप इत्तेफाक करें, आधी से इख्तलाफ करें, वो आने तो दें। वो तो अभी आए ही नहीं है। आपने डिसेंट किससे किया है? तो आप डिसेंटिंग ऑर्डर तो आपने कर दिया पहले, शॉर्ट ऑर्डर, ठीक है, आपने अपनी रीजंस भी लिख ली होंगी, लेकिन जिनसे आप डिसेंट कर रहे हो, जिन रीजन से, उन रीजंस को आपने इंतजार ही नहीं किया, और वो हमेशा इकट्ठे डिसाइड हुआ करता है। ये कभी नहीं होता कि जो शॉर्ट ऑर्डर या डिसेंटिंग ऑर्डर है, वो डिसेंटिंग रीजंस हैं, डिसेंटिंग नोट है, वो पहले शाये हो जाए और पब्लिश हो जाए, और जो मेजर जजमेंट है और वो जो रीजंस हैं, वो जो डिटेल रीजंस आनी थी, वो अभी शाये नहीं हुई और जारी नहीं हुई। सही, अच्छा मुझे बताएं 8 सितंबर के जलसे के हवाले से बताएं, क्योंकि गुज़श्ता रोज जो बात की है गंडापुर साहब ने, उससे तो अब ये लगता है कि ये अब जिस किस्म के राब्तों का सिलसिला चल निकला है तो मुस्तकबिल में भी कोई तब्दीली हो सकती है। ये सुन ले जरा अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने गुज़श्ता रात क्या कहा है। जी शोएब शाहीन साहब, लेवल देखकर राब्ता हुआ है, किसी हाई लेवल पर राब्ता हुआ है अली अमीन गंडापुर साहब से, इस्टेब्लिशमेंट की किसी शख्सियत का कोई आइडिया है? पेशावर से थी, रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से, कहाँ से? और क्या उनके कहने पर 22 अगस्त का जलसा अगर मुलतवी हो गया तो 8 सितंबर क्या यकीनी है? देखें, 8 सितंबर वो भी जो जलसा मुलतवी हुआ है खान साहब के हुक्म पे हुआ है, उनको जो कुछ सिचुएशन पिक्चर पेश की गई, लेकिन बहरहाल हम तो तैयार थे। और आपको पता है जिस अंदाज से मैंने तो ज़ाती तौर पर भी डिफर किया था कि ये जलसा हर हाल में होना चाहिए था, मगर अब खान साहब ने कल वाज़े तौर पर कहा है कि अगर अब मेरा भी कोई पैगाम लेकर आए कि जी शोएब शाहीन को फलां ने मैसेज दे दिया, अली अमीन गंडापुर साहब को खान साहब ने मैसेज दे दिया कि जी अब आप इस जलसे को मुलतवी कर दें, तो भी मेरा पैगाम दे दें, मुलतवी नहीं होगा, हर हाल में जलसा होगा। मुझे ये भी यकीन है कि ये यकीन तो खैर नहीं कह सकते कि अब ये रुकावटें फिर भी पैदा करेंगे, लेकिन ये एक दिन पहले फिर भी ये कैंसिलेशन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये इससे पहले भी यही हरकतें करते रहे। और इस अंदाज से मैं ये समझता हूं कि हमारे लिए अब कोई और ऑप्शन बाकी नहीं है कि 8 सितंबर को हम इंशाल्लाह जलसा करेंगे,
और कामयाबी से करेंगे। सही। और अभी शोएब शाहीन साहब, तक हसन रजा पाशा साहब, कोई कमेंट? शोएब शाहीन साहब कह रहे हैं कि न सियासत संभल रही है, न मईशत संभल रही है, न सिक्योरिटी संभल रही है, और सिक्योरिटी की सूरत हाल तो यह है कि हमारे वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि ये जो बलूचिस्तान वाले हैं ये दहशतगर्द हैं, ये एक SHO की मार है, तो हमारे पास क्या एक SHO भी नहीं है? आपने कल ऐलान किया रात को कि 21 दहशतगर्द मारे गए, उनकी लाशें आपके पास है, आप क्यों नहीं उनकी आइडेंटिफिकेशन करा के बताते कि ये लोग हमने मारे हैं? आपका मसला बहुत सारा हल हो जाएगा। क्या वो बलोच नेशनल लिबरेशन आर्मी के थे या कोई बैरूनी अफगानिस्तान से आए थे, ईरान से आए थे, इंडिया से आए थे, किसी और मुल्क के रास्ते? आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हुई। और मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो उनको आइडेंटिफाई करके सामने लाएं। आज अगर कौमियत की बुनियाद पे आप लोगों को मारते हैं तो फिर एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि महारंग बलोच साहिबा से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऐलान करें शटल डाउन स्ट्राइक का, कि मासूम लोग आइडेंटिफाई करके शिनाख्ती कार्ड ह्यूमैनिटी के लिए कि पंजाबी भी इस मुल्क के शहरी है, वो इंसान है। वक्त खत्म हो गया। हसन रजा पाशा साहब, शोएब शाहीन, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।